हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू रीड टू लर्न चैनल पे। ठीक है। और आज जो है वन शॉट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, और इससे जो है पर ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर को वन शॉट में लगभग 2 घंटे में खत्म कर देंगे। छोटा चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, एंड देन एमनियोसेंटेसिस, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, बर्थ कंट्रोल, और उसके बाद जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को पढ़ेंगे, एंड देन एमटीपी पढ़ेंगे, और एसटीडी पढ़ेंगे, और इनफर्टिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सब चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप लोग आए हो तो आप लोग का तो अच्छा ही रहेगा, है दोबारा रिवीजन हो रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि WHO के अकॉर्डिंग फिजिकली, इमोशनली और बिहेवियरली और सोशली अगर इन एस्पेक्ट्स में अगर हेल्दी है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। तो लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ according the WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior और social। अगर इन एस्पेक्ट्स में अगर हेल्दी हैं तो हम क्या रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। समझ आया अभी? और जो है अगर हम बात करें फिजिकल ही हेल्दी होना रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं होती है। इन चार एस्पेक्ट्स के अंदर अगर हेल्दी हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं। तो इसके अंदर ओनली एनसीईआरटी की लाइन कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है हमारी वर्ल्ड के अंदर जो एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था 1951 में। और किस एक नेशनल लेवल पर इसको इनिशिएट किया गया था। तो लिखा है इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल to attain total reproductive health as a social goal. This program is called family planning program, were initiated in 1951। तो ये याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था? 1951 में किया गया था। और ये इंडिया के अंदर फर्स्ट कंट्री है, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट कंट्री है इंडिया, तो जहां हमारा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था एक सोशल गोल मान के। नेक्स्ट लिखा है कि इंप्रूव्ड प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम बनाए गए हैं रिप्रोडक्शन के रिलेटेड और अलग अलग एरिया के अंदर, ठीक है ना। और इस प्रोग्राम का एक पॉपुलर नेम दिया RCH, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। RCH का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बर्थ कंट्रोल की बात करें तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है कि अगर हम डेटा की बात करें तो यहां पर चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी वो क्या है? अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो होती है अगर हमारी 1900 की बात करें तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बताओ, कोई मुझे बताएगा कोई कितनी होती है? आपको बता रखा है कितना होता है? बोलो। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2 बिलियन, 1 मिलियन, 1.2 मिलियन? नहीं भाई। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये जो एक हम वर्ल्ड की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया और वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1900 के अंदर जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो हमारी 2 बिलियन थी। और अगर हम बात करें 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। ये 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। और 2000 में 6 बिलियन पॉपुलेशन होगी। और अगर हम डेटा की बात करें 2011 के अंदर, 2011 के अंदर कितनी होगी? 7.2 बिलियन। तो ये जो डेटा है ये याद रखना, ये वर्ल्ड का डेटा है। तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन पूछा जाता है कि 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। और हम बात करते हैं 1900 में 2 बिलियन। ये क्या हो गया? चलो दोबारा लिख लेते हैं वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लिख रहे हैं ऊपर। वर्ल्ड में हमारा 1900, 2000, 2011। तो 1900 में कितनी? 2 बिलियन। और 2000 में कितनी? 6 बिलियन। और 2011 में कितनी? 7.2 बिलियन। ये इतनी पॉपुलेशन है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को कैलकुलेट करें तो इंडिया के अंदर जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था तो इंडिपेंडेंस डे पर कितनी थी?
350 मिलियन, 350 मिलियन। और 2000 में कितनी हुई? 2000 में हुई 1 बिलियन। देखो 1 बिलियन 2000 में होगी। और 2011 की बात करें तो कितनी होगी? 1.2 बिलियन। तो ये डेटा याद रखना, इंडिया का भी याद रखना और वर्ल्ड का डेटा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज पूछा जाता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी? 2 बिलियन। और 2000 में कितनी थी? 6 बिलियन। और 2011 में 7.2 बिलियन। और इंडिया जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था तो उस टाइम पर 350 मिलियन, 2000 में 1 बिलियन और 2011 में 1.2 बिलियन। तो ये सारा डेटा याद रखना, ठीक है। और आप मुझे बताओ, देखो पहले अगर हम बात करें तो जब इंडिपेंडेंस डे था तो 350 मिलियन थी। जब 2000 आया तो कितनी होगी? 1 बिलियन। कितनी होगी? 1 बिलियन। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे 1947, तो 1947 के बाद जब 2000 आया तो मतलब कि लगभग कितना, 53 ईयर बाद। तो 53 ईयर में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी? कितनी होगी? देखो 350 मिलियन से कितनी होगी? 1 बिलियन। और 2000 के बाद जब 2011 आया, मतलब 11 साल बाद चेक किया तो कितना आया? 1.2 बिलियन। अच्छा, आप मुझे बताइए 2011 का डेटा है, अगर हम बात करें 2026 का, मतलब अब तक की अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें तो कितना आ सकता है? कोई मुझे बताएगा? बताओ। अगर हम बात करें, अगर अब तक की डाटे की बात करें, 1.43 बिलियन। कितनी? 1.43 बिलियन। ये 2026, ये अप्रोक्स इतनी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और यहां पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस 2011 सेंसस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में देखा गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 2% हुई 21,000 ईयर। इंपॉर्टेंट स्टेप मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम या टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। अब इसको क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को, प्रॉब्लम को रोकने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए गवर्नमेंट ने। एक स्लोगन चलाया जिसमें क्या हुआ, हम दो हमारे दो। मतलब कि क्या है, दो हम दो और हमारे दो, दो ही बच्चे होने चाहिए। अगर दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो सकती है। अरे समझ में आया भाई? तो क्या होता है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड्स बनाए। तो क्या है, जरा ध्यान से सुनना, ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? द मेथड विच हेल्प आइदर टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो आपको एक बात याद रखना है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं? अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं या डिले करते हैं या स्पेस करते हैं प्रेगनेंसी की, ठीक है। ड्यू टू पर्सनल रीजन इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, नेक्स्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नेक्स्ट रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। अच्छा समझ में आ रहा है? यूजर फ्रेंडली मतलब कि यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एज ए फ्रेंड यूज करना चाहिए। इजिली अवेलेबल, ये मार्केट में इजिली अवेलेबल होना चाहिए। रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। अच्छा, रिवर्सिबल क्यों होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आगे जाके प्रेगनेंसी के चांस हो। तो रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और होने चाहिए तो बहुत कम होने चाहिए। नेक्स्ट लिखा है नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। जब सेक्सुअल ड्राइव के साथ कोई भी इंटरफेयर इन चीजों का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चीप मतलब कि बहुत सस्ते होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को डिले करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और स्पेस का काम करते हैं। और हम बात करते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए और चीप होने चाहिए, और रिवर्सिबल, नो लीस्ट साइड इफेक्ट, और नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, कोई ड्राइव इसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं। तो मेरे साथ आप लोग नोट कर लेना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर नोट नहीं किया था, ठीक है। आप भी नोट कर लेना बेटा अगर करना है तो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। चलो बच्चों आप मुझे बताओ, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेम्परेरी, कौन सा होता है? टेम्परेरी मेथड। अच्छा, टेम्परेरी मेथड को दूसरा नाम क्या है? क्या इसको मैं स्पेसिंग मेथड बोल दूं?
स्पेसिंग स्पेसिंग मेथड, क्योंकि इसके बीच में स्पेस होगा। और अगर हम बात करें सेकंड कौन सा होता है, हाँ, या तो हम परमानेंट होता है, ठीक है ना, परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड, ये इसी को क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ये इसी को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें टेम्परेरी मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको पता है टेम्परेरी मेथड के अंदर क्या क्या आएगा, क्या नेचुरल मेथड होता है, नेचुरल मेथड, तो एक होता है नेचुरल मेथड, सेकंड पढ़ेंगे हम बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आईयूडीएस, आईयूडीएस, अच्छा आईयूडीएस का फुल फॉर्म बोलो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडीएस। नेक्स्ट कौन सा होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कौन सा होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और कौन सा होता है बेटा, एसटीडीज, और कौन सा होता है, एसटीडीज तो अलग टॉपिक पढ़ेंगे है, और कौन सा होता है बोलो, इम्प्लांट एंड इंजेक्टेबल, इंजेक्ट इंजेक्टेबल मेथड, क्लियर है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेरी के अंदर या स्पेसिंग मेथड्स के अंदर, तो ये चीज याद रखना, आप भी नोट कर लो बेटा। तो ये स्पेस है, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी मेथड या स्पेसिंग मेथड, या सेकंड होता है परमानेंट मेथड, सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड। अच्छा ये दो कौन कौन से होते हैं बता, एक होती है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और सेकंड कौन सी होती है, वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहां देखने को मिलेगी, फॉर फीमेल, और ये फॉर मेल, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, ठीक है ना, आप नोट कर सकते हो इसे एक बार। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी मेथड और नेक्स्ट होता है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड कौन कौन से होते हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंप्लांट और इंजेक्टेबल मेथड। और परमानेंट मेथड, ये इसको सर्जिकल मेथड, ये इसको स्टरलाइजेशन मेथड, ये दो होते हैं। ट्यूबेक्टोमी देखने को मिलता है फीमेल में और वैसेक्टोमी मेल के अंदर। तो इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, टेम्परेरी मेथड, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले जो है टेम्परेरी मेथड पढ़ेंगे, और उसके अंदर भी सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड। सभी को ध्यान से सुनना, नेचुरल मेथड क्या होता है, देखो नेचुरल मेथड क्या है, नेचुरल ही तरीके से ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को रोकना, ठीक है। तो लिखा है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ओवम और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को क्या करना, प्रिवेंट करना, उसको रोकना, उसी को बोलते हैं नेचुरल मेथड। और इसके अंदर हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्स्टेंसिस, सेकंड पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया, थर्ड पढ़ेंगे विड्रोल या कोइटस इंटरप्टस मेथड। तो वन बाय वन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंसिस और रिदम मेथड। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या इस नेचुरल मेथड के अंदर हम डिवाइसेस का यूज करते हैं, कोई मेडिसिन का यूज करते हैं, क्या साइड इफेक्ट आएंगे, साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। अच्छा चांस ऑफ प्रेगनेंसी हाई होगा, लोग हाई, मतलब चांस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी मेडिसिन, कोई भी हम डिवाइसेस का यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या होगा, जो फेलियर के चांस है, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि एज द मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड आर नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, चांस ऑफ फेलियर थ्रू ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। क्या लाइन क्लियर है। और आपको जो है ये लाइन तब भी समझ में आएगी जब ये तीनों मेथड हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं ये है रिदम या पीरियोडिक एब्स्टेंसेस। चलो आप एक बात बताओ, अगर हम इसकी बात करें रिदम या पीरियोडिक एब्स्टेंसेस की बात करते हैं, तो इसके अंदर दो चीज याद रखना। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, वो आइडियली 28 डेज की होती है, और 28 डेज की बात करते हैं उससे 40 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है। इसका मतलब यह है कि 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा। जब 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इधर देखो, ये कैलेंडर है पूरा 28 दिन का, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनो क्या लिख रहा है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पूरा का पूरा जो पीरियड है हमारा 28 डेज का है, दिख रहा है सभी को। ये जो है 28 डेज का पीरियड है।
तो इसके अंदर क्या है, जरा ध्यान से सुनना। डे 1 से लेके डे 7 तक और डे 21 से लेके डे 28 डेज तक, ये जो होता है ये पूरा सेफ पीरियड होता है, इसी को हम लो रिस्क डेज बोलते हैं। और ये हमारा जो पीरियड होता है यहां से लेके 10 से लेके और 17 डेज तक, 10 से लेके, ये हमारा अनसेफ पीरियड होता है, ठीक है ना। और ये हमारा फर्टाइल पीरियड होता है। अच्छा आप एक बात बताओ, 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है तो 14 डे के 3 डेज बाद, अब 14 डे के 4 डेज पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, ताकि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, तो वहां पे स्पर्म वगैरह नहीं पहुंचेगा, स्पर्म नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, एक बार हम बात करेंगे तो 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है, चलो ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन हो गया तो आप एक बात बताओ, तो क्योंकि 14 डे पर ओव्यूलेशन होता है, जब ओव्यूलेशन हो गया तो अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसीलिए अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स डे फ्रॉम 10 टू डे 17। तो ये कोइटस अवॉइड करना, इसी को बोलते हैं क्या, पीरियोडिक एब्स्टेंसिस या रिदम मेथड। तो लिखा हुआ है periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from dates 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected, as the chance of fertilization are very high during this period. It's called fertile period. Therefore by abstaining from coitus during this period conception could be prevented. अरे समझ में आया आपको? चलो एक बार और देखते हैं इसको अच्छे से। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो आप एक बात बताओ, अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडियली जो चलता है वो 28 डेज का होता है, 28 डेज का होता है। अब इसके 14 डे पहले क्या होता है, 14 डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन। 14 डे पर होता है ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है तो आप बच्चे मुझे एक बात बताओ, ओव्यूलेशन होता है तो LHFSH क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो LHFSH ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा होगा तो GnRH ज्यादा होगा, अब जब GnRH ज्यादा होगा तो ये दोनों ज्यादा होंगे, तो मुझे बताओ क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, चलेगा, प्रॉपर चलेगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा। तो क्या होता है कि 14 डे के 3 डे पहले, 3 डे बाद, 3 डे बाद, आफ्टर 3 डे और बिफोर 4 डे, तो कोइटस अवॉइड करना डे 10th टू 17। अच्छा ये जो डे होते हैं, क्या ये कौन सा पीरियड होता है, मुझे एक बात बताओ, ये जो होता है अनसेफ, कौन सा होता है, अनसेफ पीरियड होता है। क्या बात समझ में आई? और इसी को क्या बोलते हैं, रिदम या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो वही लिखा है देखो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स avoid or abstain from coitus day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected, as a chance of fertilization are very high during this period. It's called fertile period. Therefore by abstaining from the coitus during this period conception could be prevented. क्या क्लियर है? अरे समझ में आया आपको? ठीक है नेक्स्ट ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉय कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉय कोइटस इंटरप्टस में कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको दो चीज समझनी है कि दो चीज में क्या है, एक इंसेमिनेशन समझना है और एक आपको समझना है इजैकुलेशन क्या होता है। देखो एक है इजैकुलेशन और एक है इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन, बेटा इजैकुलेशन का मतलब होता है जब सीमेन जो होता है, सीमेन मेल पार्टनर का जो सीमेन होता है वो आउटसाइड रिलीज होता है, मेल बॉडी इज कॉल्ड इजैकुलेशन। और इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा सीमेन होता है इनसाइड द फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में अगर रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो क्या होता है, जो मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस, अगर सीमेन उसके थ्रू रिलीज हो रहा है फीमेल की बॉडी में, तो उसको क्या करना है, उसको विड्रॉ करना, ठीक है ना। तो वो जो सीमेन है तो वो आउटसाइड रिलीज होगा, तो इसी को बोलते हैं विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉय कोइटस के बाद हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखो डायग्राम से अच्छे से समझा रखा है, तो आपको मैं एक बार और समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना। क्या लिख रहा है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखो एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जरा ध्यान सुना बेटा, लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क। क्या होता है? जब लैक्टेशन होता है तो एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। अच्छा उस लैक्टोजेनिक हार्मोन का नाम बताओगे आप मुझे, क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। क्या है?
प्रोलैक्टिन। अच्छा, अगर प्रोलैक्टिन जो है, आप मुझे बताओ, पार्चुरेशन हुआ तो बच्चा, बेबी की डिलीवरी हुई, जब डिलीवरी हुई तो उस बच्चे को आप मुझे बताओ मिल्क फीडिंग कराएगी मदर, जब मिल्क फीडिंग कराएगी तो प्रोलैक्टिन क्या मिल्क का फॉर्मेशन करेगा? अगर प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन करेगा तो मुझे तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा। आपका मेमोरी ग्लैंड पढ़ाया तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ ये किसको नेगेटिव फीडबैक भेजेगा? ये नेगेटिव फीडबैक सेंड करेगा जीएनआरएच को। किसको करेगा? अच्छा, आप मुझे बताओ, जब जीएनआरएच जब ये कम होगा तो इसके साथ साथ क्या कम होगा? तो एलएच भी कम होगा और क्या कम होगा? एफएसएच। और जब एलएच एफएसएच दोनों कम होंगे तो मुझे बताओ क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्या प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, लिख रखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन मे लीड टू इनिबिशन ऑफ menstrual cycle in lactating mother, therefore as long as to mother breast feed the child fully, chance of conception are almost nil. This method has been reported to be effective only up to maximum 6 month. कितने मंथ के लिए होता है? चलो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मुझे बताओ क्या प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा? अब प्रोलैक्टिन क्या करेगा? नेगेटिव किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? तो जीएनआरएच कम होगा, ये किस पे काम करेगा? तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? एलएच और क्या ये भी कम होंगे? और जब ये कम होंगे तो क्या ओवरी पर अफेक्ट करेंगे? तो ओवरी के अंदर जब एलएच भी नहीं आ रहा, एफएसएच भी नहीं आ रहा, तो बेटा आप मुझे तो क्या ओव्यूलेशन होगा? नहीं होगा। तब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। बातें समझ में आई आपको? नहीं आई? तो क्या होता है? तो यही होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है बेटा बेरियर मेथड। तो इस बेरियर मेथड के अंदर क्या होगा? बेरियर मेथड में क्या लिख रहा है? ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। मतलब क्या है? फिजिकली मीटिंग को रोकना है विद द हेल्प ऑफ बैरियर। अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल में, ठीक है ना, कंडम्स होते हैं जो कि थिन रबर लेटेक्स शीट से मिलकर बना होता है, जो कि कवर करते हैं पेनिस को, या मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों में इसको यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें तो जब सीमेन रिलीज होता है तो कंडम्स के अंदर सीमेन रिलीज हो जाता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है ना। और ये सब कुछ लिख रखा है जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजैकुलेशन सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल ट्रैक्ट, दिस कैन प्रिवेंटेड कंजम्पशन। ये क्या लिख रहा है? इंडोर लिख रहा है, जो पॉपुलर ब्रांड है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कि जो अगर यूज ऑफ कंडम्स है हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोटेक्टिंग दिस यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी एंड एड्स। ये जो होता है ये बेनिफिट करता है, प्रोटेक्शन में काम करता है, जो एसटीडी और एड्स से हमें बेनिफिट दिलाता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कंडम्स आर डिस्पोजेबल, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव प्राइवेसी टू द यूजर। और ये प्राइवेसी देते हैं, ठीक है ना, प्राइवेसी का काम करते हैं ये रोदरी फेमिटोन। नेक्स्ट है फॉर फीमेल। फीमेल के अंदर और क्या होते हैं? कुछ और भी बात करते हैं। कुछ और मेथड्स होते हैं, ठीक है। डायाफ्राम्स होते हैं, सर्वाइकल कैप्स होती हैं, वॉल्ट्स होती हैं। ऑल आर बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर, जो ये भी रबर से मिलकर बनी होगी, और ये इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, ये जो है हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम बात करें तो ये हमारी सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है? डायाफ्राम को ऐसे यहाँ पर प्लेस किया जाता है। जब ये डायाफ्राम प्लेस हो जाता है तो जब सीमेन यहाँ पर इजैकुलेट होता है तो सीमेन ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। जब ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा तो एम्पुला में नहीं आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो याद रखना कि ये जो होते हैं, एक डायाफ्राम होता है, एक सर्वाइकल कैप होता है, और ये वॉल्ट्स होती है। तो ये डायाफ्राम है क्योंकि डायाफ्राम के शेप के तरीके से हम डायाफ्राम बोलते हैं। और ये क्या है? कैप। और ये क्या है? वॉल्ट्स। तो ये क्या होते हैं? रियूजेबल होते हैं। बेटा ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि जो अगर हम बात करें डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये रीयूजेबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो रीयूजेबल होते हैं, इनको एक बार यूज करके दोबारा इनको यूज कर सकते हैं। तो ये भी जो है याद रखना, मेडअप ऑफ, ये भी बने होते हैं रबड़ के। किसके बने होते हैं? रबड़ के, जो कि इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, कवर कर देते हैं सर्विक्स को ड्यूरिंग कॉइटस।
द प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। मैंने बताया कि जब अगर इसको हम फिट कर लेंगे तो स्पर्म की एंट्री जो है वहां की ब्लॉक हो जाएगी, वहां पे स्पर्म ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। दे आर रीयूजेबल, और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, ठीक है ना, फॉर्म्स के फॉर्म में होती है, जेलीज फॉर्म में होती है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, आर यूजली यूज्ड अलोंग दिस these barrier to increase their contraceptive efficiency। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं अगर इनको यूज किया जाता है तो समझ में आया होगा आपको ये। तो ये चीज याद रखना, ये रीयूजेबल होते हैं। नेक्स्ट लिखा है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। आपको एक बात याद रखना है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करें अगर ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना, अगर जो है ये तीन टाइप की डिवाइसेस होती हैं, तो आप सबसे पहले पढ़ते हैं दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नॉट नर्स इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना। इनको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू द वजाइना, और कौन करता है, डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्स। टॉपिक का नाम है इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्राइन मतलब यूट्रस डिवाइस। तो यूट्रस के अंदर एक डिवाइस फिट करेंगे जिसको बोलते हैं आईयूडी, और आईयूडीएस इंक्रीज करती है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो तीन टाइप की होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड और इनर्ट आईयूडीज, सेकंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, थर्ड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब बेटा ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, नीट में एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है, 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन आता है इनसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा है आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। ये जो आईयूडीज होती हैं ये तब यूज की जाती हैं अगर चिल्ड्रन मतलब कि चिल्ड्रन जो है अगर उसके अंदर स्पेस करना है, प्रेगनेंसी के अंदर स्पेस करना है, एक बहुत टाइम के लिए प्रेगनेंसी को डिले करना है, तो उस टाइम पर ये आईयूडीज यूज की जाती हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंसेप्शन इन द इंडिया। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ये, तो ये चीज याद रखना, इसको डॉक्टर्स एक्सपर्ट नर्स इंसर्ट करते हैं, और ये जो होती है सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, और प्रेगनेंसी डिले करने के लिए हो, ज्यादा टाइम के लिए, और स्पेस चिल्ड्रन के लिए हो, ये तब यूज की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज याद रखना, ये एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती है, ये डबल एस के तरह होती है, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती है, और इसका एग्जांपल लिप्स लूप, इसको लिप्स लूप बोलते हैं, लिप्स लूप। और दीज डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ, ये बनी होती है पॉलीथाइलिन और स्टेनलेस स्टील। तो दो चीज याद रखना, पॉलीथाइलिन और स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, पॉलीथाइलिन स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करती है, तो जरा ध्यान से सुनो। जब इसको फिट किया जाता है यूट्रस के अंदर, इंसर्ट किया जाता है, तो मैं एग्जांपल डायग्राम से बताता हूं। तो क्या होता है, सपोज ये जो है, ये ओवेरी, क्या होता है, अगर इसको क्या होता है, ये यूट्रस के अंदर ऐसे फिट की जाती है, ये ऐसे इसको फिट की जाती है, तो इसमें क्या करता है, ये यूट्रस को प्रमोट करता है। और ये यूट्रस क्या करती है, ये कुछ सेल्स रिलीज करती है, फैगोसाइटिक सेल्स, ये फैगोसाइटिक सेल्स रिलीज करती है। अब ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती है, जब स्पर्म यहां पर एंटर करेगा तो उन स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर लेती है। तो इसका मैकेनिज्म ये लिख रहा है, नॉन मेडिकेटेड आईडीजी प्रमोट द फैगोसाइटोसिस सेल ऑफ द यूट्रस टू फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो समझ में आया होगा आपको। और ये याद रखना, ये पॉलीथाइलिन स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी होती है, इसका एग्जांपल लिप्स लूप, और ये होता है हमारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नेक्स्ट लिखा है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। तो इसमें याद रखना, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के एग्जांपल याद रखना, CuT, Cu7, मल्टीलोड 375। और ये कॉपर आयन रिलीज करती है। जब ये कॉपर आयन रिलीज करती है तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, और जो स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको सप्रेस कर देते हैं। तो याद रखना, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, CuT, Cu7, मल्टीलोड 375, ये क्या करते हैं, ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं, और ये स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। नेक्स्ट कौन सा होता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। हॉर्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन, LNG20, ये क्या करते हैं, ये कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल और टू द स्पर्म। ये क्या करते हैं, जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल करते हैं इंप्लांटेशन के लिए, मतलब कि वहां पर इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और जो सर्विक्स है उसको होस्टाइल कर देते हैं स्पर्म के लिए, स्पर्म जो है एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, इसको बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। नेक्स्ट आता है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अभी तक हमने 3 पढ़ लिए, कौन कौन सी, नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर मेथड, और थर्ड, हाँ,
नेक्स्ट पढ़ते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, तो याद रखना ये कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं, मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे कि हम बात करें माला डी माला एन, तो ये कॉम्बिनेशन होती है 28 पिल्स होती हैं, जिसके अंदर क्या है 21 पिल्स जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, हार्मोनल, और जो 7 होती है वो कौन सी होती है, नॉन हार्मोनल, और जो इसके अंदर क्या होता है आयरन पार्ट होता है। और याद रखना कि ये जो है इसको बोलते हैं कौन सी, माला डी और माला एन, क्योंकि ये ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, तो ये सिंथेटिक होंगी, कोई नेचुरल नहीं होगी, नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर होगी, और ये सिंथेटिक होगी। तो सिंथेटिक के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा, तब जाके माला डी माला एन बनेगी, और ये सब कुछ वही लिखा है। तो जरा ध्यान से सुनो, फिर पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, नॉर एथ्रिस्ट्रोन एसीटेट, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन है और इसका हाई कंसंट्रेशन होता है, और इथेनाइल एस्ट्रोडोल एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, इसका लो कंसंट्रेशन होता है। तो बेटा सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि लो कंसंट्रेशन किसका होता है, हाई कंसंट्रेशन किसका होता है। चलो, हाई कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन का होगा या प्रोजेस्टेरोन का होगा, किसका होगा बेटा, प्रोजेस्टेरोन का होगा, इसका हाई कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। ये सिंथेटिक है, इसका नाम है नॉरएथिस्टिरोन, क्या नाम है, नॉरएथिस्टिरोन। और एक होता है इथेनाइल एस्ट्राडियोल, इथेनाइल एस्ट्राडियोल, ये भी सिंथेटिक क्या है, एस्ट्रोजन, और इसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो। बेटा याद रखना डेली ओरल पिल्स क्या होता है, माला एन होती है और माला डी होती है, और एक ए पैक ऑफ दिस पिल्स कंटेन 28 पिल्स होती है, जिसके अंदर 21 कौन सी होती है, हार्मोनल, और 7 कौन सी होती है, नॉन हार्मोनल, जिसके अंदर आयरन पिल्स होती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑलमोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसको भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वाइडली यूज किया जाता है। ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, इसकी मैकेनिज्म क्या है देखो जरा, ये जो है आप मुझे बताओ, जो इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा, तो ये जो है जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है, तो जीएनआरएच को कम कराएगा, एलएच कम होगा, एफएसएच कम होगा। तो प्रिवेंट ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। फ्रॉम ओवरी अचीव्ड बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच गोनेडोट्रोपिन एंड इम्प्लांटेशन फिर नहीं हो पाएगा। Alter the quality of the cervical mucus to prevent retard entry of the sperm to prevent fertilization. Cervical mucus thick and skinty, this prevent retard entry of sperm so fertilization absent। बड़ा समझ में आया इसका, तो ये नहीं, तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनो। क्या है ये जो हमारा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। और हम बात करें कि इसके अंदर जो है 28 पिल्स होती हैं, 21 हार्मोनल होती है, 7 नॉन हार्मोनल होती है, जिसके अंदर आयरन पार्ट होता है नॉन हार्मोनल वाला, और माला डी माला एन होती है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, अगर हम बात करें तो ये अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, एस्ट्रोजन का लेवल जाता है, तो इस सप्रेस और नेगेटिव फीडबैक भेजेगा जीएनआरएच को, तो एलएच कम होगा, एफएसएच कम होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। और जो सर्विक्स है, तो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है, उस म्यूकस जो है वहां पे जो थिक म्यूकस होगा, जाके स्पर्म वहां पर जो है उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे, उसकी एंट्री को रिटार्ड कर देंगे, रोक देंगे, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गया। तो लिखा है प्रिवेंट द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी एसिड बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच गोनेडोट्रोपिन एंड इम्प्लांटेशन, अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, सर्वाइकल म्यूकोसा thick and skinty, this prevent retard entry of sperm so fertilization is absent। नेक्स्ट है सहेली। सहेली क्या है, ये भी एक वीक में ली जाती है, वीक ओरल पिल्स होती है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स और नॉन हार्मोनल होती है। बेटा याद रखना इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते, ना तो एस्ट्रोजन होगा ना प्रोजेस्टेरोन होगा, और ये नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं। ये डेवलप्ड की गई थी सीडीआरआई, किसने की थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। सहेली केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द, याद रखना इसका अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो कौन सा होता है, सेंट क्रोमामेन, और इसको बोलते हैं ऑर्मिलोक्सीफेन। इसका याद रखना बस, केमिकल कॉम्पोजिशन कौन सा होता है, सेंट क्रोमेन और ऑर्मिलोफेक्सिन। suppressed proliferative stage of endometrium, block estrogen receptor in the uterus and hence prevent implantation। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है suppressed, ये क्या कर दिए, suppressed proliferative stage of endometrium, block estrogen receptor in the uterus and hence prevent implantation। तो ये क्या करती है, आप एक बात बताओ, अगर जो है
सहेली सहेली की बात करते हैं तो सहेली टैबलेट जो एक वीक में एक बार ली जाएगी, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो यूटरस है तो यूटरस को क्या कर देती है, जो यूटरस है उसकी जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करती है, उसका प्रोलिफरेटिव सप्रेस्ड कर देती है। तो इस एंडोमेट्रियम जो वो ग्रोथ नहीं कर पाती है क्योंकि एस्ट्रोजन ब्लॉक कर देती है। तो इस सहेली एस्ट्रोजन को ब्लॉक करेगी, सीधा इफेक्ट एस्ट्रोजन पाएगा, और एस्ट्रोजन ब्लॉक हो गया तो एस्ट्रोजन ग्रोथ कराता है, तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो इंप्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो इंप्लांटेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसके अंदर क्या है, ये याद रखना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, इसके अंदर भी बेटा कॉम्बिनेशन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये 72 आवर्स की होती है, ठीक है ना। सपोज कोई रेप, कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं, तो उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए 72 आवर्स की टैबलेट खाई जाती है, ताकि ये जो है प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाए। तो लिखा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, administration of the progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of the coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। ठीक है, और ये किस नाम से बिकती है, अनवांटेड 72, आई पिल, इजी पिल एटसेट्रा आर पॉपुलर ब्रांड ऑफ द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी होती है, तो ऑप्शन भी आती है, सहेली आती है, और जो है माला डी मालायन आता है, और आई पिल आता है। तो ये एग्जांपल क्या जाएगा, आई पिल या अनवांटेड 72 या इजी पिल, ठीक है, ये याद रखना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नेक्स्ट है कुछ इंजेक्टेबल, कुछ इंप्लांट्स मेथड है, मैंने बताया 4 मेथड हो गए बेटा हमारे, कौन कौन से होगी, फिजिकल मेथड पढ़ा, बीरियर मेथड पढ़ा, आईयूडीज पढ़ा, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ा। अब है इंजेक्टेबल, और अगर हम बात करें इंजेक्टेबल मेथड्स क्या होता है, जो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है, तो याद रखना इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन एलोन भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किसका है, एस्ट्रोजन के साथ। वी यूज बाय फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्कीम, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो इसका भी ऐसी, इसका भी मोड ऑफ एक्शन है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक्शन है, ऐसी एक्शन करती है, लेकिन ये इंजेक्शन के थ्रू ली जाएगी। इफेक्टिव पीरियड क्या है, मच लॉन्गर, तो ये बहुत ज्यादा समय के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, अगर प्रेगनेंसी को ज्यादा टाइम के लिए डिले करना है तो इसको किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो इंजेक्शन का नाम है, याद रखना, DMPA, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये इंजेक्शन का नाम है, और ये स्लो रिलीज होगा। और हम बात करें ये कैसे की जाती है, ठीक है, ये जो है सपोज कोई राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के अंदर स्किन के नीचे इंजेक्ट की जाएगी, अगर राइट में करना है तो लेफ्ट हैंड से स्किन के नीचे अंडर की जाएगी, इसको लिया जाता है। तो इसको इम्प्लांट या नॉर प्लांट बोलते हैं। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस की मतलब होता है स्किन के नीचे करना। तो लिखा है इन दिस इंजेक्शन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा, हाई लेवल होगा प्रोजेस्टेरोन का, विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, सो ओव्यूलेशन इज एब्सेंट। क्लियर है, तो एक दूसरे के क्या है, कोरिलेट है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो ये चीज याद रखना आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टर्मिनल मेथड। तो टर्मिनल मेथड आपको बता रखा मैं, टर्मिनल मेथड में क्या है, दो चीज है, इसको हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं, इसको हम परमानेंट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी फॉर मेल और ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल। तो लिखा है इट इज सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन मेथड ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। दिस टेक्निक हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज प्योर। बेटा रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, अगर रिवर्सिबिलिटी हो जाती तो वो टेम्परेरी हो जाता, बट यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी पुअर होती नहीं है, याद रखना। लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल, तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। तो ये मेल के अंदर क्या है, तो देखो ये टेस्टिस है राइट एंड लेफ्ट, और ये वास्ट डिफरेंस है। तो वास्ट डिफरेंस को क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको टायर कर देते हैं, कट करके इसको गांठ मार देते हैं। तो ये जो है स्पर्म की एंट्री, जो स्पर्म का जो गैमेट जो है उसकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है, समझ गए। तो इसकी अगर एंट्री ब्लॉक होगी तो फिर क्या है, ये स्टरलाइज हो जाएगा, इंस्टेंट स्टरलाइज नहीं होगा, इंस्टेंटली स्टरलाइज नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद स्टरलाइजेशन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम्पुला के अंदर अभी जो है बेटा गैमेट फिल हुए भी हैं, ठीक है ना। अगर वो 1 मंथ तक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उस टाइम पर भी वो खत्म नहीं होंगे। तो इतने ज्यादा यहाँ पर एम्पुला में गैमेट स्टोर हो जाते हैं। तो नॉट इंस्टेंट स्टरलाइज ड्यूरिंग वैसेक्टोमी इन मेल, ठीक है।
नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। क्या है बेटा? ट्यूबेक्टोमी ओवरी है, ये एम्पुला है, ठीक है ना, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो एम्पुला, ये एम्पुला क्या जो है हमारा फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, ठीक है ना। अगर ओविडक्ट यहाँ पर टाइट कर दे, इसको काट के इसको गांठ मार दिया जाए, इसको टाइट कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो गैमेट है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, उसका जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये क्या एक तरह का स्टरलाइजेशन मेथड है, ठीक है ना, सर्जिकल मेथड है और ये परमानेंट मेथड है। अगर ये हो गया तो फिर उसके बाद वो कभी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी या नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, तो ये समझ में आया आपको? नहीं आया अभी? आया? आ रहा है? दोबारा दोबारा रिवीजन हो रहा है तुम्हारे? आ गया ना समझ में? नेक्स्ट लिख रहा है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, तुम्हें भी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हैं? तुम कैमरे के पीछे बैठे हो हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट जो टॉपिक है किसका लेके आएंगे, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताना जरूर। तो ऐसे स्लाइड लेके आएंगे नेक्स्ट भी। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा बेटा एनसीईआरटी की लाइन चल रही है ना, कोई एनसीईआरटी नीचे वो हो रहा है ना, तो चलो बात करते हैं। सबसे हम बात करते हैं एमटीपी। तो एक तो एमटीपी बच रहा है, एक एसटीडी बच रहा है और एक इनफर्टिलिटी बच रहा है। तो 7-7 10-10 मिनट के टॉपिक है, तो जल्दी कवर करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनो। क्या लिख रहा है बेटा? एमटीपी बोलते हैं, ये इसी को बोलते हैं इंटेंशनल या वॉलेंट्री, ठीक है ना, इंटेंशनल वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या और इंड्यूस्ड एबॉर्शन, तो इसको एबॉर्शन बोलते हैं। तो जरा ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 45 to 50 मिलियंस एमटीपी को परफॉर्म्ड किया गया है। कितना डेटा याद रखना, 45 to 50 मिलियंस एमटीपी को परफॉर्म किया गया है इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, which accounts to 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in year। बेटा हर साल 5 में से 1 जो है वो एमटीपी कर रहा है, ठीक है, एमटीपी करा रहा है और जो है अबॉर्शन करा रहा है। तो एमटीपी क्या होता है? Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to cause for unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rape। ठीक है ना। तो क्या होता है ड्यूरिंग द रेप कंडीशन या कोई अनप्रोटेक्टेड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई बैरियर मेथड जो है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो फेलियर हो जाए, तो प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके बाद जो है अगर नहीं चाहते कि जो है प्रेगनेंसी हो तो उसको अबॉर्शन कराते हैं। तो ये लिखा है एमटीपीसी को बोलते हैं कि अगर जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए या कोई भी रेप, कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, तो उस केस में हम एमटीपी करते हैं। तो लिखा है एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन द सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशंस ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू बी मदर और टू बी फीटस और बोथ। अगर बेटा बच्चे को या मदर को या दोनों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस केस के अंदर हम एमटीपी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एनटीपी एसेंशियल होती है इस केस के अंदर। तो लिखा हुआ है इट इज द रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक। तो ये जो सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है 3 मंथ का होता है, 3 मंथ के अंदर 12 वीक। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, सेफ होता है, और रिस्क हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर रिस्क हो जाता है। तो नेक्स्ट और पढ़ते हैं। ऑब्वियसली एमटीपी है सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन थ्रो इट इज नॉट मीन फॉर द पर्पस। ये पर्पस के लिए नहीं की जा रही, ये क्या करते हैं, ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये एमटीपी करा के कर रहे हैं। वेदर टू बी एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इन बिगेन डिबेटेड अपन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी, याद रखना 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। Such restrictions are also all the more important to check this indiscriminate and illegal female feticide which are reproductive to be high in the India। तो याद रखना कि जो इसका जो एमटीपी को जो लीगलाइज किया था 1971 में किया गया था, और उसके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई थी कि एमटीपी इस यूज से की जा सकती है। मिसयूज अवॉइड करना, अवॉइड इट्स मिसयूज, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना, और चेक करना इनडिस्क्रिमिनेट, ये सब इलीगल काम था। इलीगल फीमेल फीटिसाइड विच आर रिपोर्ट टू बी हाई इंडिया, और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ये की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसको लीगलाइज कर दिया गया था बट इसको इलीगलाइजली काम कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें फीमेल है तो उसका फीमेल का फेटिसाइड हो जाना, ठीक है ना, और मेल और फीमेल को चेक करना, तो उसको क्या कर रहे थे, गलत यूज कर रहे थे, और इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा था। तो ये लीगलाइज किया गया था 1971 में, चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अमेंडमेंट कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
with the intention of reducing the incidence of the illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। तो याद रखना 2017 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था कि जो इलीगल काम चल रहा था, ठीक है ना, उस पे कुछ गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ द रिड्यूसिंग द इंसिडेंस, और इन इंसिडेंस को क्या किया, रिड्यूस किया, कम किया, जो कि इलीगली एबॉर्शन करे जा रहे थे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एज ए प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन सर्टेन कंडीशंस consider grounds within the first 12 week of the pregnancy on the opinion of one रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो याद रखना, अगर एमटीपी करना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, 12 वीक का, तो उसके अंदर क्या है, 1 डॉक्टर की रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की नीड होती है। अगर हम बात करें 12 वीक से ज्यादा, 12 वीक से ज्यादा की दो सेकंड ट्राइमेस्टर हो जाएगा, और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 2 प्रैक्टिशनर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर की नीड होती है। तो ये याद रखना, और जो सेकंड वाला है वो हमारा रिस्की होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनफर्टिलिटी। क्या समझ में आया आपको ये क्या होता है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट लिखा है इनफर्टिलिटी। बेटा इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, कोई कपल्स हैं तो वो कपल्स हैं बहुत टाइम से जो है वो चाह रहे कि बच्चे हो, लेकिन बच्चे नहीं हो पा रहे, चाइल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो या तो मेल में मेल पार्टनर में या फीमेल पार्टनर किसी न किसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए टेक्निक है एआरटी, और इसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। वो किसी भी केस से इनफर्टिलिटी शो कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकली अगर वो फिट नहीं है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है, कोई उसको डिजीज है जैसे एसटीडी डिजीज हो सकती है तो वो इनफर्टिलिटी शो कर सकता है, कोई वो ड्रग्स का यूज कर रहा है, ड्रग्स खा रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल, उसका इम्यून सिस्टम ही खराब है तो इम्यूनोलॉजिकली हो सकता है, और इवन साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, और साइकोलॉजिकली अगर वो बेकार है तो वो क्या हो सकता है, उसको इनफर्टिलिटी। तो याद रखना, फिजिकली और डिजीज हो या ड्रग्स हो, इम्यूनोलॉजिकल हो, और इवन साइकोलॉजिकल भी। तो लिखा है द कपल्स अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर भी 1 से 2 साल के बाद भी तब भी जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए एआरटी होती है, और ये इवन मेल और फीमेल दोनों में देखी जा सकती है, ठीक है ना। अब एआरटी क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो याद रखना, अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो होता है लैब के अंदर, किसमें होता है, मतलब कि अगर हम बात करें आईवीएफ, आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये क्या होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा, फीमेल बॉडी, ठीक है ना, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसके अंदर बेटा क्या क्या पढ़ेंगे, जेडआईएफटी क्या पढ़ेंगे, और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, आईसीएसआई और एआई, यही पढ़ते हैं इसके अंदर, नहीं इसके अंदर पढ़ते हैं आईयूटी। क्या पढ़ते हैं, आईयूटी। अब बेटा एक होता है आईवीएफ, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। और इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्या होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। और अगर हम बात करें इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे जीआईएफटी, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यही होता है, ठीक है ना। अगर इनफर्टिलिटी केस है तो इस केस में हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो लिखा है इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड आफ्टर इट एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द यूट्रस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और इन विवो क्या होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। बच्चों याद रखना, ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है 1 बाय 1 पढ़ते हैं, जेडआईएफटी क्या होता है। चलो सबसे पहले जेडआईएफटी से पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, आईसीएसआई। आईसीएसआई क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो याद रखना, अगर ये ओवम है तो ओवम के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, तो इंजेक्शन के थ्रू ये जो है स्पर्म को इसके अंदर जो है डालते हैं स्पर्म के थ्रू, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आके क्या करेगा, कैरियोगामी करेगा, प्लाज्मोगामी करेगा, ठीक है ना। और जो है कई बहुत सारे डिवीजन करेगा। तो यहाँ पर क्या है, जैगोट बनेगा, और जैगोट बनने के बाद यहाँ पर क्या है, ये ग्रो करेगा। तो ये लिखा है इट इज द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म होगा इन द लेबोरेटरी, हम इसको लेबोरेटरी में ही बनाएंगे, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वर्म। समझ आ गया। तो जैगोट बनाने के बाद आउटसाइड द फीमेल बॉडी लैब के अंदर क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे, आईसीएसआई। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्रा
फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? अच्छा, ये लैब है, तो लैब के अंदर जो है टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली हमने? टेस्ट ट्यूब। और बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? इसके अंदर ओवम रखा। क्या रखा? ओवम। और इसके अंदर हमने स्पर्म डाला, तो उसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा? जायगोट 2n सेल से 4n सेल, और उससे अब 8n सेल को हमको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है थ्रू यूटेरस। अब बेटा 2 से लेके 8 सेल तक की स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। और इसको अगर हमने ट्रांसफर करना है, इट कॉल्ड जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो लिखा है जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड देन बी ट्रांसफर्ड फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सीरोगेट और सेम मदर। बेटा सीरोगेट का समझते हो मदर क्या मतलब होता है? सीरोगेट का मतलब क्या होता है? जो इनफर्टिलिटी मदर होती है, ठीक है ना, जो इनफर्टिलिटी मदर होती है जिसके अंदर इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, उसको सुरोगेट मदर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये लिखा है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। क्या लिख रहा है कि 8n सेल के बाद कितना बनेंगे? 16n सेल। तो 8n सेल के बाद मोर देन 8n सेल, तो उसको अगर यूट्रस में ट्रांसफर कर दें, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? यूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। तो इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेरस। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने क्या पढ़ा? ZAFT, IUT, और हमने क्या पढ़ा? ICSI। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इन विवो फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे GIFT एंड देन AI। तो GIFT क्या है याद रखना? ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम फीमेल और फीमेल हु कांट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड GFT। अच्छा, क्या हो रहा है? कोई फीमेल है, तो फीमेल जो है उसका ओवरी से ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब वहां पर सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, उसको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है ताकि ओवरी से ओवम रिलीज हो। तो क्या करते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उसकी ओवरी के अंदर कुछ सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के बाद तो ओवरी से ओवम रिलीज होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम फीमेल और फीमेल हु कांट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड GFT। तो क्या करेंगे? सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमेट इंटरफैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ट्रांसफर। नेक्स्ट है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है कि इंसेमिनेशन मतलब होता है कि शीमेन इजैकुलेटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर शीमेन रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? हम आर्टिफिशियली हम इंसेमिनेट कराएंगे। तो इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमेन इनटू वजाइना और वेरी लो स्पर्म काउंट इन द सीमेन, देन सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस। तो याद रखना, अगर सीमेन वजाइना में इंसेमिनेट नहीं हो रहा है या स्पर्म लो काउंट है, तो हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं? फीमेल की वजाइना में क्या करते हैं? इंसेमिनेट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोस फीमेल हु कांट कंसीव। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? चलो, आपको पता है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? तो अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, एमनियोसेंटेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने बताया था ये जो है बेटा, ये है एम्ब्रियो। क्या है ये एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद हम बात करें, ये क्या है? यॉर्क सैक। और ये क्या है? एलेंटोइस। और ये क्या है? एमनियोन। और ये क्या है बेटा? कोरियोन। क्या है ये? कोरियोन। अगर हम बात करें इसको बोलते हैं एमनियोन। क्या बोलते हैं इसको? एमनियोन। ये एमनियोन होती है। और ये एमनियोन के अंदर जो ये है स्पेस, क्या है ये? इसको बोलते हैं एमनियोटिक स्पेस। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक स्पेस। ये एमनियोटिक स्पेस है। और इस एमनियोटिक स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, इस एमनियोटिक स्पेस के अंदर एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। चलो, उस फ्लूइड का नाम बताओ क्या है? इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है बेटा? इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं थ्रू इंजेक्शन। तो हमने यहां तक इसको इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के थ्रू इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला। और इसको बाहर निकालने के बाद इसको चेक करते हैं, इसके सेक्स डिटर्मिनेशन चेक करते हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें, इसके अंदर कुछ डिजीज चेक करते हैं, किसी को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, या कोई भी डिजीज अलग तो नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें चेक किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम क्या? एमनियोसेंटेसिस। तो लिखा हुआ है ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियो। बेटा जो एम्ब्रियो है, इसके
चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड है इसके चारों तरफ, तो उसके अंदर हम इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन को चेक करेंगे कि ये चेक कर सकते हैं फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक्स 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 वाई टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन द 14th और 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कितना मतलब ट्राइमेस्टर से ज्यादा, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद और सेकंड ट्राइमेस्टर से पहले। तो इन 14th और 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग सर्जिकल निडल एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट फ्रॉम द यूट्रस। इन दिस फ्लूइड वीओ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो स्किन के हो सकते हैं, लीवर के हो सकते हैं, प्लेसेंटा के हो सकते हैं, ठीक है ना। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालिसिस द फीटल सेल एंड डिसॉल्व सब्सटेंस। समझ में आया बेटा? आगे समझ नहीं आया तो इसमें जो है याद रखना कि इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, इसके अंदर कोई भी लीवर की सेल हो सकती है, प्लेसेंटा सेल्स हो सकती है, कोई भी सेल हो सकती है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, तो इसमें लिखा है दिस प्रोसीजर यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हुआ, हीमोफीलिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ एटसेट्रा। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, जो फीटस की सर्वाइबिलिटी को डिटरमाइन करे उनको हम टेस्ट करते हैं। और कुछ टेस्ट करते हैं जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, उसके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, उसके अंदर कोई क्रोमोसोम का नंबर वो ज्यादा कम तो नहीं है, या कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स चेक करते हैं, डिटेक्शन ऑफ सेक्स, मतलब कि जेंडर चेक करते हैं, मेल है फीमेल है, तो बार बॉडी में जेंडर, तो डिटेक्शन ऑफ द सेक्स, इनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है बेटा। ये क्या है, प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये एम्ब्रियो है, और इसके बीच में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और इसके अंदर डीएनए स्टडी करते हैं, इसके अंदर इसको कल्चर करेंगे और जब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, एसटीडी। क्या लास्ट टॉपिक है हमारे, एसटीडी। हाँ भाई लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना। एसटीडी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसको वेनरल डिजीज बोलते हैं, या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं, सभी इसी के नाम होते हैं, ठीक है ना। कुछ डिजीज है तो याद रखना, गोनोरोइया हुआ, सिफेलिस हुआ, क्लमाइडियोसिस हुआ, जेनेटल हर्पिस हुआ, और जेनेटल वर्ट्स हुआ, ट्राइकोमोनेसिस हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, एड्स हुआ, जो कि एचआईवी इंफेक्शन है। तो चलो एक बार डिजीज का नाम याद करो। सबसे पहले क्या है, गोनोरोइया, एंड देन क्या है, सिफेलिस, और क्या है, हाँ जेनेटल हर्पिस, और क्या है, क्लमाइडियोसिस, और क्या है, जेनेटल वर्ड्स, और क्या है, ट्रिकोमाइनोसिस, और क्या है, हेपेटाइटिस बी, एंड एड्स। एड्स किसको कॉज करता है, एचआईवी को कॉज कर रहा है। एचआईवी इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस, बेटा ये सबसे डेंजरस होता है, याद रखना। इसके अंदर सारी चीज याद रखना, ये एसटीआई है, गोनोरोइया हुआ, सिफेलिस हुआ, जेनेटल हर्पिस हुआ, क्लमाइडियोसिस हुआ, जेनेटल वर्ड्स हुआ, ट्रिकोमाइनोसिस हुआ। तो गोनोरोइया क्या है, एक पैथोजन क्या है इसका, बैक्टीरिया। और सिफेलिसिस की बात करें, ये कौन सा है, ट्रिपोनीमिया पैलिडियम, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। जेनेटल हर्पिस क्या है, ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है? हाँ? नहीं आ रहा, साइलेंट रहना बेटा, बात करूंगा तो वहां से रिकॉर्ड करना। तो याद रखना है, गोनोरोइया क्या है, गोनोरोइया निजेरिया, ठीक है ना, निजेरिया गोनोरोइया बैक्टीरिया है, और सिफेलिस ट्रिपोनीमिया पैलिडियम बैक्टीरिया, और जेनेटल हर्पिस जो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, एंड क्लमाइडियोसिस, क्लमाइडिया ट्राइकोमोनेटिस, और जेनेटल वर्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, जेनेटल वर्ड जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। और ट्राइकोमोनेसिस, ट्राइकोमोनास वेजेनिलिस, तो ये पैथोजन है। तो इसमें क्या पूछा जाता है, वायरस कौन सा, वायरस 2 है, बैक्टीरिया 3 है, प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनेसिस है। समझ आया बेटा? तो ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और जो ये एसटीआई के बारे में ये है कि इन्फेक्शन, सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन ऑल्सो transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument, etc. with infected person, transfusion of the blood or from the infected mother of the fetus। तो ये चीज याद रखना कि ये जो ट्रांसमिट हो सकती है किसके थ्रू हो सकती है, या कोई शेयरिंग निडल्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकती है, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकती है, ठीक है ना। और एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पिस और एचआईवी इंफेक्शन, ये जो सारी डिजीज होती है कंप्लीटली क्यूरेबल होती है, इनको अगर जल्दी से डिटेक्ट किया जाता है। कौन कौन सी हो सकती है, हो नहीं सकती, इनको छोड़ के जो भी हो सकती है। तो हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पिस और एचआईवी, तो इनको छोड़ के और सारी जो डिजीज है वो कैसी हो सकती है, कैसी हो सकती है, क्यूरेबल हो सकती है, अगर उनको जल्दी ही क्या कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है।
तो बेटा सब कुछ लिख रहा है कि अगर इनको डिटेक्ट नहीं करते हैं तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, हीचिंग हो सकती है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इवन बहुत सारी कंडीशंस लिखी हुई है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये लिखा है सीडियर मेजर ट्रीट टू हेल्दी सोसाइटी, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द प्रोटेक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि दिस इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंटेशन इज पॉसिबल। इसमें कोई पैनिक नहीं करना क्योंकि प्रिवेंशन इज पॉसिबल है, ठीक है ना। और इसमें बेटा ये लिखा है कि प्रिवेंटेशन कैसा हो सकता है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, always use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment diagnosed with disease, ठीक है ना। तो बेटा एक बात ये है, इबोला डिजीज होती है, ये भी एसटीआई होती है इबोला, ठीक है ना। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसलिए लिखा इबोला डिजीज मैनी ऑल्सो भी एसटीआई, ठीक है ना। तो ये सारी साइलाइट जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना और लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है पूरा खत्म हो चुका है। हाँ नीचे कर देते हैं बेटा, ठीक है। ये जो बेटा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो चुका है और आप कमेंट करना नेक्स्ट चैप्टर किसका रिकॉर्ड करें, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसके क्वेश्चन सोल्व करना बेटा और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक बार आप रीड करना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।